देखिए, आईसीएमआर अपनी सभी गाइडलाइंस को बहुत गहराई से सोच समझकर और पूरे चिंतन के साथ देश के लोगों को प्रेषित करता है। समय समय पर हर टेस्ट के बारे में, उस टेस्ट को करने की प्रक्रिया के बारे में पूरी डिटेल्ड गाइडलाइंस दी जाती हैं। अभी एंटीबॉडीज़ का कोरोना वायरस के मरीज़ों के शरीर में डेवलप होना और उसको टेस्ट के माध्यम से डिटेक्ट करना और उसका एपिडेमियोलॉजी में, रिसर्च में, सर्वेलेंस में इस्तेमाल करना, यह सारा विषय जो है एक प्रकार से सारे दुनिया में इवॉल्विंग स्टेज में है। आप जानते हैं कि वायरस केवल अभी 3-4 महीने पहले ही दुनिया के अंदर आया है। कोई भी सरकार, कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट दुनिया में होती है, वो चाहती है कि उसकी जनता को उसका लाभ निश्चित रूप से दिया जाए, उससे जनता को किसी भी कीमत पर वंचित ना रखा जाए। एंटीबॉडीज़ को आज टेस्ट के रूप में हम अपने हॉटस्पॉट्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि जिन इलाकों में, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे इन्फेक्शन पर्याप्त मात्रा में है, क्या वहाँ पर अप्रभावित लोगों के अंदर भी कोई इन्फेक्शन के होने की संभावना तो नहीं रही है या हो सकती है। इस टेस्ट के संदर्भ में अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोई बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं दी हैं। हमने लेकिन अपने देश में इस टेस्ट के माध्यम से भी हम बीमारी के फैलाव की जांच ठीक प्रकार से करें, इसका इस्तेमाल शुरू किया। इसके लिए सारे देश के लिए जो किट्स हैं उनको प्रोक्योर करके सभी स्टेट्स को दिया। अभी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रकार के नतीजों के बारे में हमको जानकारी दी गई है। इसलिए हमने 2 दिन के लिए खुद अपनी कई आईसीएमआर की लैब्स में पर्याप्त मात्रा में टेस्ट को करके और इन किट्स की उपयोगिता और इस टेस्ट की उपयोगिता के संदर्भ में दोबारा से जांच करने का सोचा है। उसके जांच के नतीजे हमारे आते ही हम निश्चित रूप से अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी रिवाइज़ करेंगे। अगर किट्स के अंदर कोई खराबी पाई गई तो हम जहां से किट्स आई हैं उस देश से भी परस्यू करके उसको शिकायत भी करेंगे और किट्स का रिप्लेसमेंट भी लेंगे। नहीं, इसका कोरोना से लड़ाई में इसका कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है, क्योंकि कोरोना की जो जांच है वो तो मेनली आरटी-पीसीआर जो जांच है, जो कि नाक से या मुंह से जो स्वैब लिया जाता है, उसका स्वैब का टेस्ट करके होती है, उसी से पॉजिटिव हमारे को पता लगता है। और यह जांच हमने सारे देश के अंदर इसको इतने बड़े पैमाने पर इसकी जो कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड किया है कि आप देखेंगे कि जो जांच आज से कुछ साल पहले अमेरिका में सैंपल जाता था, आज उसकी एक लैब से 200 से ज़्यादा लैब्स तो सरकारी हमने जो है सारे देश के अंदर बना दी हैं। इसलिए कोरोना के कंट्रोल के ऊपर इस विषय का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। देखिए, 3 मई तक जहाँ तक लॉकडाउन ख़त्म करने का प्रश्न है, इसका प्रश्न का उत्तर तो आज देना बहुत मुश्किल है। अगले कुछ दिनों में देश किस दिशा में और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा या हमारी जो कोरोना के प्रभाव की गति धीमी होगी, ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका संज्ञान लेना होगा। प्रधानमंत्री जी लगातार देश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। अभी चौथी बार वो उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 27 तारीख को करने वाले हैं। वहाँ पर भी वो निश्चित रूप से सबका देश भर का फीडबैक लेंगे और फिर जो सारे एक्सपर्ट्स के साथ लगातार चर्चा करने के बाद जो भी नतीजा निकलेगा उसी के अनुरूप जो जनता के और देश के समाज के लार्जर इंटरेस्ट में होगा, जो लोगों के व्यापक हित में होगा, वही फैसला किया जाएगा। उसके बारे में आज कुछ भी बता पाना संभव नहीं। टेस्ट करने के बारे में हमारी जो स्ट्रैटेजी है और किसका टेस्ट होना चाहिए, ये बहुत विस्तृत है। आज मैंने जैसा अभी आपको पहले भी कहा कि एक लेबॉर्ट्री जनवरी के पहले महीने में हमारे पास थी
और उस एक लैब से आज सरकारी लैब ही हमारी 230 हो गई हैं, 80 से ज़्यादा हमारी प्राइवेट लैब्स हो गई हैं, 16,000 से ज़्यादा हमारे कलेक्शन सेंटर्स हो गए हैं, 55,000 टेस्ट करने की रोज़ की हमारी कैपेसिटी हो गई है। 31 मई तक 1 लाख टेस्ट रोज़ करने की हम कैपेसिटी विकसित कर रहे हैं। 30 अप्रैल तक हम 300 लैब्स सरकारी जो है बनाने के दिशा में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हर रोज़ आज की तारीख में हम 30-35 हज़ार तक टेस्ट कर रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से हम किसी भी पैरामीटर से कम टेस्ट नहीं कर रहे हैं और टेस्ट के संख्या से बीमारी के होने का किसी भी प्रकार का कोई लिंक नहीं है। देखिए, ये केवल आपको समझना होगा कि कोरोना वायरस से प्रभावित 80% जो लोग होते हैं, ये सारे दुनिया के लिए है, ये खाली भारत के लिए कोई अलग परिस्थिति नहीं है। 80% मरीज़ों को मामूली सिम्टम होता है या ना के बराबर सिम्टम होता है। लेकिन आज अगर मान लीजिए मुझे किसी ने कोई बीमारी का जो इन्फेक्शन दिया, तो ज़रूरी नहीं कि मुझे आज तुरंत ही सिम्टम होगा। सिम्टम 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद डेवलप हो सकता है और 7 दिन के अंदर लगभग मेरे शरीर में इतना वायरल लोड विकसित होगा कि मैं शायद दूसरे को जो है बीमारी दे सकूं। इसलिए ना तो ये कोई ख़तरनाक स्थिति है, ना ही इसके बारे में कोई एक तरह से गलत फहमी होनी चाहिए, ना इसको गलत तरीके से समझना चाहिए। ये 80% लोग जो हैं जिनको मामूली सिम्टम्स होते हैं, ये तो साधारण इलाज से, रेस्ट करने से, थोड़े फ्लूइड्स की मदद से और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर थोड़ा बुखार है तो उसके लिए बुखार की दवा लेने से या जो भी सिम्टम उनको है उसके आधार पर ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। भगवान ना करे बीमारी बड़े पैमाने पर विकसित हो तो ये 80% लोगों को तो प्रॉपर अस्पताल में भी ले जाकर भर्ती करने की हमारी योजना नहीं है, क्योंकि उसकी उनको शायद ज़रूरत भी नहीं होगी। वो किसी भी स्थान पे, किसी गेस्ट हाउस में, किसी होटल में, किसी हॉस्टल में, कहीं पर भी उनको जो है आइसोलेट किया जा सकेगा। देखिए, कोई एसिम्प्टोमेटिक, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जिसको कोई मामूली सिम्टम है और वास्तव में जो गाइडलाइन है कि किसको टेस्ट कराना है वो बड़ी स्पष्ट है। फ़ॉरेन से आया हुआ जो हमारा ट्रैवलर है, पैसेंजर है, उसके कांटेक्ट में किसी पॉजिटिव के आया हुआ है, जो हेल्थ वर्कर जो है कोरोना पॉजिटिव के कांटेक्ट में आता है, सिम्टम डेवलप होता है, ऐसे ही जो रेस्पिरेटरी जो व्यापक सिम्टम्स होते हैं उनके केसेस होते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स के केसेस होते हैं, तो वो क्राइटेरिया बड़ा फिक्स है। जनता के लिए मेरा ये कहना है कि आपको कोई भी तकलीफ़ अगर महसूस होती है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। लेकिन अगर तकलीफ़ नहीं भी है और आप अगर किसी कोरोना के साथ पॉजिटिव या किसी भी प्रकार के क्वारंटाइन में रहने वाले किसी मरीज़ के संपर्क में आते हैं, तो भी आपको सिस्टम के साथ टच में रहकर अपनी जांच कराने के लिए ज़रूर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। देखिए, इसमें ना कोई भारत सरकार का मत का विषय है, ना कोई डॉक्टर हर्षवर्धन के कोई व्यक्तिगत मत का विषय है। इस तरह की जो खबरें हैं इनकी कोई ना तो कोई वैज्ञानिक किसी प्रकार की कोई जानकारी है, ना कोई वैज्ञानिक तौर पर इनकी कोई पुष्टि है। इसलिए इस प्रकार की खबरों के बारे में अपना दिमाग भी लगाना या इसके बारे में कोई कमेंट भी करना, इसको मैं नहीं समझता कि उचित है। मेरा तो पूरा ध्यान इस समय अपने देश के जो कोरोना पीड़ित लोग हैं या जिनको कोरोना हो सकता है उनके प्राणों की रक्षा करना है, उनके लिए सब प्रकार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, सुनिश्चित करना है। देखिए, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ के फील्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के सभी देश उसको फंडिंग करते हैं, समर्थन करते हैं और वो दुनिया के सभी देशों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित चिंतन करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है, वो सारी दुनिया को उनको देती है। और उस नाते मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को विश्व स्वास्थ्य संगठन का समर्थन करना चाहिए। अमेरिका का जहाँ तक प्रश्न है, उनकी क्या नीति है, वो क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका अपना आउटलुक हो सकता है। लेकिन जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत के पास अपनी जो
एक इंटरनल स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो कोई भी बड़ी बीमारियों के आउटब्रेक्स को हैंडल करने के लिए जो अपनी इंटरनल जो हमारी काबिलियत है, जो हमारी योग्यता और पोटेंशियल है, वो बहुत बड़ा है। हमारा आज देश में जो इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम है, वो दुनिया का शायद सबसे रॉबस्ट प्रोग्राम है। आज भी इस कोविड-19 में भी जिस प्रकार से हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है, एक एक समय में कई लाख लोगों को हमने पैनी निगाह से सर्वेलेंस में रखा है, जिस प्रकार से भारत ने जो है समय समय पर जो है, अब भारत ने चेचक के ख़िलाफ़ जंग को जीता, पोलियो के ख़िलाफ़ जंग को जीता, हमने नीपा वायरस के ख़िलाफ़, सार्स के ख़िलाफ़ हमने और भी दूसरे बीच में 2014 में मैंने स्वयं इस मंत्रालय में रहते हुए इबोला के ख़िलाफ़ जो है, इबोला को भारत में आने नहीं दिया। पिछले साल नीपा आया, नीपा को हम लोगों ने केरल से बाहर नहीं निकलने दिया। 1994 में हमने स्वयं प्लेग को हैंडल किया था दिल्ली के अंदर, जब दिल्ली और सूरत में वो आया। तो भारत के पास अपनी पर्याप्त ताकत है, अपना उसका स्वास्थ्य सिस्टम बहुत विकसित है, लेकिन निश्चित रूप से समय समय पर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे महान संगठनों से जो सहयोग मिलता है, या जो वहाँ से जो पॉलिसी के बारे में गाइडेंस मिलती है, वो सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण होती है और उससे निश्चित रूप से देशों का लाभ होता है। देश में पीपीई किट्स की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं ये बात कई बार टेलीविज़न चैनल पर भी कहा है कि लगातार मैं देश के स्वास्थ्य मंत्रियों से भी संपर्क में रहता हूँ और मेरे पास हर स्टेट में कितने पीपीई किट्स हैं इसकी पर्याप्त जानकारी है। शुरुआती दौर के अंदर जब ये तकलीफ़ शुरू हुई थी, तब ज़रूर थोड़ा सा तकलीफ़ इस कारण से थी क्योंकि इसका जो फैब्रिक है बनाने का, ये हमारे यहाँ नहीं बनता था, चाइना से वो इंपोर्ट इत्यादि होता था। और ये पीपीई किट्स वगैरह जो है, हमने इतनी विषम परिस्थितियों में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इसको विषय को इतना विकसित किया भारत में कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 100 से ज़्यादा देश में हमने मैन्युफैक्चरर्स जो डिटेल्ड और कठिन टेक्निकल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उसके लेबॉर्ट्री के टेस्ट में पास हो चुके हैं, वो आज जो है पीपीई किट्स बना के दे रहे हैं। एक दिन में 1 लाख के करीब पीपीई किट्स हम आज भारत के लोगों की योग्यता और क्षमता के कारण विकसित कर रहे हैं। रोज़ हम स्टेट्स को भेजते हैं। किसी भी प्रकार से ना कोई पीपीई किट्स की शॉर्टेज है, ना ही कोई N95 मास्क की शॉर्टेज है, वो भी हम रोज़ के 1 लाख जो है देश के अंदर बना रहे हैं।